नमस्कार सभी साथियों को। भारतीय इतिहास की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है, मगध साम्राज्य। हमने पढ़ा था कि जो महाजनपद काल था, उस महाजनपद काल में हमारे भारत में 16 महाजनपद गंगा बेसिन में मुख्यतः थे। इन महाजनपदों में आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से सबसे अच्छी जो स्थिति थी वो आपके मगध की थी। तो धीरे धीरे कालांतर में मगध जो है महाजनपद, इसका विस्तार होना प्रारंभ होता है और ये आसपास के जो बाकी जनपद थे उन्हें अपने में मिलाता चले जाता है और भारत में पहले बड़े साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो मगध साम्राज्य है। और प्राचीन काल में एक बड़ा लंबा समय और बहुत सारे वंश जो है मगध पर शासन करके जाएंगे। तो जो 16 महाजनपद थे उन्हीं में से एक महाजनपद हमारा मगध था, जिसकी राजधानी आपने ग्रीवच या राजगृह को पढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। कुछ अनुकूल परिस्थितियां रही, कुछ आसपास के क्षेत्रों के बाकी जनपद जो थे उनकी आपसी फूट का भी लाभ मिला, वैवाहिक संबंधों का भी लाभ मिला और धीरे धीरे आपका मगध जो है एक साम्राज्य की ओर, संपूर्ण भारत में एक छत्र राज्य करने की ओर विकसित होता है। अगर यदि हम मगध की बहुत पहले की बात करें तो मगध का उल्लेख सबसे पहले हमें जिस वेद में मिलता है उस वेद का नाम है अथर्ववेद, जो कि लास्ट वेद था। ऋग्वेद काल में इस क्षेत्र को हम कीकट क्षेत्र के नाम से जानते थे, लेकिन मगध जो है आपकी पहली बार अथर्ववेद काल में आपको आएगा। महाभारत और पुराणों की अगर हम माने तो इस मगध साम्राज्य के संस्थापक जो थे ना, उनका नाम था बृहद्रथ। ये इसके संस्थापक थे और ये बृहद्रथ वही है जो महाभारत के काल में आपका एक शक्तिशाली राजा हुआ था जिसका नाम था जरासंध। अगर आपने महाभारत देखी है तो वहां आपने एक चीज देखी होगी कि मगध के राजा के बारे में एक पार्ट आता है, वहां उल्लेख है इसका जरासंध का। ये कौरव और पांडवों के समकालीन सबसे शक्तिशाली राजा उस दौर का था। इसे युद्ध में पराजित करना लगभग नामुमकिन काम था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको पराजित करने के लिए एक निर्देश या चाल चली और भीम को लेके यहाँ गया। अब चूंकि इसको युद्ध में पराजित करना नामुमकिन काम था तो इसके साथ भीम का मल्ल युद्ध करवाया। मल्ल युद्ध में क्या होता है कि जो दो व्यक्ति हैं और वही आपस में शारीरिक बल का प्रयोग करके कुश्ती टाइप में लड़ते हैं। सारी सेना, सेनापति सब उसको देखते रहते हैं, बीच में कोई नहीं आता है। आपके पास कितनी भी बड़ी सेना है वो बीच में नहीं आएगी, दोनों की लड़ाई होगी। अब भीम जो है जरासंध को कई बार बीच में से चीर देता है और उसको फेंक देता है, लेकिन फिर इसके पास शक्ति सी ये दोबारा से मिलकर एक हो जाते हैं। भीम परेशान हो जाता है। तो फिर आपने देखा होगा कि महाभारत में कृष्ण उसको निर्देश देता है कि इसको ऐसे चीरो और इस तरीके से फेंको, अब ये मिलकर एक नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से जरासंध की जो है आपकी भीम के द्वारा हत्या कर दी जाती है। हमें इस महाभारत कालीन कहानी में नहीं जाना है, हमें इतना याद करना है मगध में जो शुरुआती वंश है वो बृहद्रथ वंश था। संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। और ये बृहद्रथ जो है हमारा ये वसु का पुत्र था और पिता किसका था? तो जरासंध का था। महाभारत काल में आपके यहाँ के राजा का नाम क्या था? जरासंध था, जिसको पराजित किसने किया था? भीम ने किया था। और बृहद्रथ ने अपनी प्रारंभिक राजधानी जिसको बनाया उस राजधानी का नाम था ग्रीव्रज। आपसे पूछे मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो ग्रीव्रज इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। तो ये तो एक थोड़ी सी जानकारी आपको शुरुआत में प्राप्त करनी है कि जो मगध है हमारे 16 महाजनपदों में से ही एक जनपद था, लेकिन अपनी भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत, क्योंकि गंगा के बेसिन में था, चारों ओर उपजाऊ क्षेत्र था, सोने की खान भी आसपास मिल गई, गंगा का पानी मिल गया, उपजाऊ क्षेत्र था, भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी। इसके कारण बाकी महाजनपदों में इसकी स्थिति ज्यादा सॉलिड होती चली गई। कुछ राजा भी यहाँ के अच्छे हुए। शुरुआत में यहाँ पे बृहद्रथ आता है, उसके बाद जरासंध आता है। इस वंश को हम बृहद्रथ वंशी कह देते हैं। तो कभी महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश पूछा जाए तो बृहद्रथ वंशी सबसे प्राचीन हो जाएगा। उस समय इसकी राजधानी का नाम क्या था? तो ग्रीव्रज था। और महाभारत यानी कि
महाभारत के समकालीन, कृष्ण के समकालीन यहाँ की राजा का नाम क्या था? तो जरासंध था, जिसको भीम ने मारा था। बढ़ते हैं आगे। अब ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो मगध पर शासन करने वाले जो वंश हैं उनका क्रम कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मगध पर शासन करने वाले इन वंशों का क्रम क्या है। तो एक सेंटेंस में हम इनको याद कर सकते हैं कि हसीन मासूका सात, ये मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम है। तो सबसे पहले जो शासन करेगा वो तो हर्यक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। तो ये तीन तो शुरुआती वंश हैं। फिर एक बहुत बड़ा वंश आपके आएगा, वो है आपके मौर्य वंश। तो मौर्य से पहले तीन हैं, हर्यक, शिशुनाग और नंद। और उसके बाद अगर जाते मौर्यों के तो इसे मौर्योत्तर काल कहेंगे। इसमें शुंग, काण्व और सातवाहन वंश आएंगे। तो ये मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आपको याद रखना है कि सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग आता है, फिर आपके नंद वंश आता है। यदि मैं हर्यक वंश की बात करूं आपसे तो ईसा पूर्व का शासन है सबका। और हर्यक वंश का शासन काल जो रहेगा आपके, वो आपके 544 में तो इसकी स्थापना होगी ईसा पूर्व में, बिंबिसार के द्वारा। और यहाँ से लेके कब तक जाएगा? तो 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहेगा। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा और इसका शासन काल जो है 412 से तो शुरू हो जाएगा और 412 से लेके 344 तक इसका शासन जाएगा। और नंद वंश का शासन जो है 344 में तो शुरू होगा और 323 में सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के दौरान खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी इनका शासन काल भी आपसे पूछा जा सकता है। याद रखें कि हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश, इनके शासन करने का क्रम यही है। सबसे पहले आपके हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहेगा और 344 से लेकर 323 तक जो रहेगा आपके नंद वंश। और बाद में तो आपके मौर्य वंश आ ही जाएगा। तो शुरुआती इन तीन वंशों की चर्चा हम याद करेंगे। शुरुआत में ये तीन वंश रहेंगे मौर्य काल से पहले और इनके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपके सिलेबस में है तो भी आपको याद करने, नहीं है तो भी याद करने हैं। आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस में जो है पहला पॉइंट जो है मौर्य काल से शुरू होता है। लेकिन याद रखना पिछले दोनों पेपरों में यहाँ से भी प्रश्न आए हैं। तो मौर्य काल पढ़ने से पहले आपको इनको पढ़ना होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि मगध जो है हमारा 16 महाजनपदों में से ही एक महाजनपद था, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्थिति जो है बाकी जनपदों से शक्तिशाली होती चली गई। शुरुआत में इसकी बात करें तो वृहद्रथ और जरासंध यहाँ के राजा हुआ करते थे। लेकिन अगर ऐतिहासिक क्रम की बात करें तो हर्यक वंश से इसका ऐतिहासिक क्रम शुरू होता है। हर्यक, शिशुनाग और नंद इसके प्रारंभिक तीन वंश रहेंगे। उसके बाद एक बड़ा वंश आएगा जो मौर्य वंश है। तो मौर्य वंश से यहाँ पहले शासन करने वाले वंश कौन कौन से हैं? तो हर्यक है, शिशुनाग है और नंद वंश है। पहला वंश जो है आपके हर्यक वंश है। हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहेगा। और हर्यक वंश आपका जो है ना, ये नाग वंश की ही एक शाखा थी। ये प्रश्न भी एक बार आया कि हर्यक वंश को किस वंश का एक शाखा माना गया है? तो नाग वंश की शाखा माना गया था। अगला प्रश्न कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार जो है ना बेटा इसका संस्थापक था। और बिंबिसार का शासनकाल जो है 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहेगा। अगर मैं जैन साहित्य की बात करूं तो जैन साहित्य में इसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। और ये बिंबिसार जो है ना आपके महात्मा बुद्ध का समकालीन है बेटा। महात्मा बुद्ध का और आपके महावीर स्वामी का समकालीन आप इसे कह सकते हैं। बिंबिसार एक धार्मिक सहिष्णु शासक है। बौद्ध धर्म के लोग तो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म का मतावलंबी था और जैन वाले कहते हैं कि ना ये जैन धर्म को मानने वाला था। इस बात से पता लगता है कि दोनों ही धर्मों में विश्वास करता होगा। आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध के समय या महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध का राजा कौन था? तो याद रखना बेटा यही था, बिंबिसार था। बिंबिसार ने सबसे पहले क्या किया कि शुरुआती राजधानी इसकी क्या थी? तो ग्रीवरज थी। और इस ग्रीवज के स्थान पर एक नई राजधानी इसने बना दी, राजगृह।
आगे चल के पाटलिपुत्र हो जाएगी, लेकिन बाद में होगी। तो शुरुआती राजधानी तो आपकी ग्रीवरज, और बिंबिसार ने चेंज करके किसको बना दिया, राजगृह। अच्छा, बिंबिसार जो था एक बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, और इसके कारण ही ये मगध साम्राज्य जो है ना धीरे धीरे विस्तार की ओर गया। ना केवल इसने युद्ध का सहारा लिया, बल्कि इसने युद्ध के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए। तो प्रश्न एक सिंपल सा कई बार आता है कि मगध का वो कौन सा राजा था जिसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया था? तो बिंबिसार ही था बेटा। बिंबिसार ने सबसे पहले लिच्छवी नरेश जो चेटक था, उस चेटक की पुत्री थी जिसका नाम था चेलेना। चेटक की पुत्री का नाम क्या था? चेलेना के साथ विवाह किया। और चेलेना के साथ विवाह करने से हुआ क्या? देखो, स्थिति को देखोगे तो आपको खुद क्लियर होता चले जाएगा कि ये जो मगध था, इस मगध में, इस मगध का संयोग मान लो कि इसको बिंबिसार जैसा राजा मिल गया है। ना केवल शक्तिशाली था, बल्कि कूटनीतिक भी था और विद्वान भी था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए डायरेक्ट इसने युद्ध नीति का सहारा नहीं लिया। इसने पहले अपनी स्थिति को मजबूत किया, और मजबूत करने के लिए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंधों में क्या किया कि मगध के ऊपर जो सबसे शक्तिशाली होते थे बेटा, वो लिच्छवी हुआ करते थे। लिच्छवी जो है ना सबसे शक्तिशाली थे। इनकी सहायता के बिना, इनकी कृपा के बिना किसी पे अधिकार करना संभव नहीं था। तो इसने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और लिच्छवी नरेश का नाम क्या था? तो चेटक था। और इस चेटक की पुत्री का नाम क्या था? तो चेलेना था। तो पहला काम किया, चेलेना के साथ क्या कर लिया? इसने विवाह कर लिया। अब चेलेना के साथ विवाह करने से हुआ क्या कि मगध जो है उत्तरी सीमा से मजबूत हो गया, यानी कि इधर से अब आक्रमण की टेंशन खत्म हो गई। बड़ा राम राम आपको मनीषा। अब क्या हुआ कि इधर की साइड जाओगे तो एक और आपके नरेश था जिसका नाम था कौशल। और कौशल की राजा का नाम था आपके अश्वसेन। अश्वसेन नहीं, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। और इसकी बहन थी, बहन का नाम था महाकौशला। इस महाकौशला के साथ भी किसका विवाह हो गया? बिंबिसार का विवाह हो गया। और पंजाब जो क्षेत्र था इधर की साइड, उसको मध्य देश के नाम से उस समय जाना जाता था, पंजाब को। और यहाँ की राजकुमारी थी क्षेमा, इसके साथ भी इसने विवाह कर लिया। तो इस तरीके से अपनी वैवाहिक स्थिति को मजबूत करने के कारण अब ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। उत्तर से कोई आक्रमण नहीं होगा, कौशल साइड से नहीं होगा, पश्चिमी भारत यानी कि पंजाब साइड से आक्रमण नहीं होगा। और इसके अलावा और क्या किया कि अभी स्थिति दक्षिण से मजबूत नहीं है, तो दक्षिण में था आपके, इसके अगर नीचे जाओगे तो कौन सा राज्य हुआ करता था? अवंती हुआ करता था। और अवंती के राजा का नाम क्या था? तो प्रैधोत। प्रैधोत यहाँ का राजा था, और इस प्रैधोत को अपना क्या बना लिया? खास मित्र बना लिया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिंबिसार जो था इसका एक सरकारी वैद्य था जिसका नाम था जीवक। आपसे पूछेगा कि जीवक जो है किसका राज वैद्य था, यानी कि सरकारी डॉक्टर इसे कह सकते हैं आप। बिंबिसार का राजवैद्य था। और बिंबिसार का जो राजवैद्य था, कहते हैं ऐसा इतिहास में कि एक बार प्रधोत बीमार पड़ गया, तो मित्र पे कृपा करने के लिए इसने अपने डॉक्टर को इसका इलाज करने के लिए भेजा था। अब इलाज करने के लिए डॉक्टर भेज दिया तो प्रधोत के मन में बिंबिसार के प्रति मित्रता और गहरी हो गई, यानी कि चारों ओर से अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फिर इसने सबसे पहले आक्रमण जो किया, इसके पूर्व में स्थित एक राज्य है जिसका नाम है अंग। इस अंग राज्य पे आक्रमण किया, और अंग राज्य के राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। इस ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर देता है, और युद्ध में पराजित करने के बाद इस अंग को मिला लेता है मगध में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मगध में मिलाया गया प्रथम महाजनपद कौन सा था? तो अंग था। अंग को मगध में कौन मिलाता है? बिंबिसार मिलाता है।
अंगी की राजधानी का नाम उस समय हुआ करता था चंपा। और अंगी पे अधिकार करने के बाद अंग का राज्यपाल अपने पुत्र को बना देता है, और पुत्र का नाम आगे आप पढ़ोगे अजात शत्रु। अजात शत्रु को यहाँ का राज्यपाल या उपराजा बना देता है। तो ये बिंबिसार के बारे में कहानी से आपको पता लग रहा होगा कि बिंबिसार एक दूरदर्शी व्यक्ति था, कूटनीतिक व्यक्ति था। तो अभी तक हमने बिंबिसार के बारे में क्या क्या याद किया, रिपीट करो बेटा। कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार का शासन काल जो है ना 544 ईस्वी पूर्व से लेके 492 ईस्वी पूर्व तक रहता है। जैन साहित्य में इसको श्रोणिक कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंबिसार को और किस नाम से जानते हैं? श्रोणिक के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के राजा का नाम क्या था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार ने ग्रीवरथ से हटकर एक नई राजधानी बना ली थी। राजधानी का नाम क्या था? तो राजगृह को राजधानी बनाया। बिंबिसार पहला राजा था जिसने मगध का विस्तार किया, और मगध के विस्तार के लिए सबसे पहले इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, सॉरी चेटक की पुत्री, बहन तो त्रसला थी। चेटक की लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। कौशल की राजकुमारी महाकौशला के साथ विवाह किया, और मध्य देश की राजकुमारी छिमा के साथ विवाह किया। अवंती के राजा प्रद्योत के साथ अपनी मित्रता को प्रगाढ़ किया, और उसके बीमार पड़ने पर अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। और अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद इसने आक्रमण किसके ऊपर किया है? तो अंग के ऊपर आक्रमण किया है, और अंग को किस में मिला देता है? मगध में। प्रश्न आएगा कि अंग को मगध में किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने मिलाया। ये सारे क्वेश्चंस आपको बिंबिसार के ऊपर याद करने थे। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपके याद होंगे। हर्यक वंश का जो है नागवंश की उपशाखा है। संस्थापक बिंबिसार, शासनकाल आपको बताइए। उपनाम क्या है? तो श्रोणिक कहते हैं इसे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन था। शुरुआती राजधानी आपकी मगध की ग्रीवरथ थी। इसके स्थान पे इसने राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया। और बिंबिसार ने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया था, और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया था। और मध्य देश यानी कि पंजाब की राजकुमारी थी, उसका नाम था छिमा के साथ विवाह। तो 3 वैवाहिक संबंध इसके याद करने हैं। चेटक की पुत्री चेलना, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, और मध्य देश की राजकुमारी छिमा के साथ विवाह किया। अपनी स्थिति को वैवाहिक संबंधों द्वारा मजबूत करने के बाद आक्रमण किसके ऊपर करेगा? अंग के ऊपर करेगा। और अंग के राजा का नाम क्या है? ब्रह्मदत्त। इसको युद्ध में पराजित करेगा, और अंग को बेटा मगध में मिला लेगा। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम कई बार एग्जाम में आता है, जीवक था। और जीवक को अपने मित्र अवंती के राजा के बीमार पड़ने पर उसके इलाज के लिए भी इसके द्वारा भेजा गया। तो ये सारी बातें आपको बेटा बिंबिसार के बारे में याद करनी है। बौद्ध और जैन दोनों ही बिंबिसार को अपने अनुयायी मानते हैं। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। तो महात्मा बुद्ध के निवास के लिए इसने वेणुवन नामक विहार का निर्माण करवाया है। याद रखें कि महात्मा बुद्ध कभी अगर मगध साम्राज्य में आते हैं तो उनके निवास के लिए वेणुवन, और बौद्ध भिक्षु थे उन पर एक कर को माफ कर दिया। कर का नाम क्या था? तर्पण्य कर था। ये कौन सा कर हुआ था? नदी को पार करने के लिए शुल्क लिया जाता था, उसे माफ कर दिया गया। तो महात्मा बुद्ध के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाता है वेणुवन, और बौद्ध भिक्षुओं को से नदी पार करने के लिए शुल्क लिया जाता था, उसे इसने माफ कर दिया। लेकिन बेटा इतना अच्छा हमारा राजा था, पुत्र था आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु को भी कोई कमी नहीं छोड़ी बेटा, इसको भी आपके एक अलग राज्य दे दिया था, अंग यहाँ का राज्यपाल बना रखा था। लेकिन कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का एक चचेरा भाई था, उसके बहकावे में आकर, देवदत्त उसका नाम था शायद, उसके बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। अर्थात अजातशत्रु ने पहले तो इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, और जेल में कठोर यातना देकर बिंबिसार को मार दिया। अब चूंकि अजातशत्रु जो है आपके बिंबिसार की हत्या करके राजा बनेगा, फिर अजातशत्रु का एक पुत्र आएगा, और पुत्र का नाम क्या है? तो
उदयन है, और उदयन किसकी हत्या कर देगा? अजातशत्रु की हत्या कर देगा। इस कारण भारतीय इतिहास में प्रथम पितृहंता वंश जिसे कहा गया है, यानी कि जो पिता की हत्या करके राजा बनते हैं, वो कौन थे? तो हर्यक वंश को कहा जाता है। उदयन ने हत्या की अजातशत्रु की, अजातशत्रु ने हत्या की बिंबिसार की। तो क्रमशः इस कारण इसे हमने पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आते हैं दूसरा शासक हमारा हो गया अजातशत्रु। समय अजातशत्रु का 492 से शुरू होकर 460 तक जाएगा। आपको पता लग ही गया होगा कि बिंबिसार का पुत्र था, उसकी हत्या करके राजा बना। बिंबिसार के समय यह कहाँ का राज्यपाल था? तो अंग का राज्यपाल था। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को कहा गया था, ध्यान रखना, श्रोणिक। श्रोणिक का मतलब होता है श्रेष्ठ, जबकि जैन ग्रंथों में अजातशत्रु के लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है कुणिक। तो ये दोनों उपनाम कई बार एक्चम में आते हैं कि बिंबिसार को तो श्रोणिक कहा गया है और अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। अब अजातशत्रु जो था ये अपने पिता से भी थोड़ा ज्यादा साम्राज्यवादी था, विस्तारवादी था, और इसने भी अपने साम्राज्य मगध को विस्तारित करने के लिए योजना बनाई। लेकिन चूंकि इसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया था और उसकी हत्या कर दी थी, तो इस बात से कौशल नरेश जो है आपके, वो नाराज हो गया। क्यों हो गया? कि कौशल नरेश की बहन जो थी महाकौशला, वो बिंबिसार की वाइफ थी। इस कारण इसका पहला संघर्ष जो होगा अजातशत्रु का, वो कौशल के साथ होगा। कौशल के नरेश कौन थे? प्रसेनजीत थे। अगर यहाँ एक और क्वेश्चन याद करें आप, कि कभी आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध का समकालीन मगध का राजा कौन था, तो आपको याद रखना बेटा बिंबिसार होगा, बिंबिसार होगा। लेकिन पूछे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है किसके शासनकाल में हुई है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है ना, या निर्वाण प्राप्ति जो है अजातशत्रु के समय हुई है, याद रखें। क्योंकि महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, याद हो तो आपको, 483 ईसा पूर्व में, तो अजातशत्रु के समय हुई। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति जो है आपकी, उस पहली बौद्ध संगति का आयोजन भी जो है ना किसके समय होगा? अजातशत्रु के समय होगा। ये दोनों क्वेश्चंस याद करें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के समय होती है और पहली बौद्ध संगति का आयोजन भी अजातशत्रु के समय होता है राजगृह में। अजातशत्रु जो है इसका सबसे पहले संघर्ष किसके साथ होगा? तो कौशल के साथ होगा। क्यों होगा? तो आप सबको पता है कि कौशल नरेश की बहन जो है महाकौशला, उसका विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था। और जब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, तो कौशल नरेश ने जो है आपकी आक्रमण कर दिया अजातशत्रु के ऊपर। अजातशत्रु के ऊपर जब आक्रमण किया तो पहली बार तो अजातशत्रु की विजय हो गई ऐसा कहा जाता है, लेकिन दोबारा जब आक्रमण किया तो कौशल नरेश जीत गया, और जीतने के बाद दोनों के बीच संधि हो गई। और संधि के अनुसार इस कौशल नरेश ने अपनी पुत्री जो थी, उस पुत्री का विवाह जो है ना किसके साथ कर दिया? अजातशत्रु के साथ कर दिया। और अजातशत्रु के साथ विवाह करने के कारण इसको दहेज में एक और चीज मिल गई, वाराणसी या काशी दहेज में मिल गई। तो पहला संघर्ष इसका कौशल के साथ हुआ। कौशल के साथ संघर्ष का कारण क्या था? कि बिंबिसार जो था उसको जेल में डालना या उसकी हत्या करना था। इस बात से कौशल नरेश नाराज हुआ और सेना लेके अजातशत्रु के ऊपर आक्रमण किया। दोनों का बराबरी का युद्ध था। पहली बार अजातशत्रु जीता, दूसरी बार कौशल नरेश जीत गया, लेकिन बाद में दोनों में संधि हो गई। और संधि होने के बाद कौशल नरेश ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। और कौशल नरेश ने खुश होकर इस विवाह में दहेज के रूप में इन्हें उपहार में क्या दे दिया बेटा? काशी दे दिया। तो मगध में सबसे पहले मिलाया किसको गया था? अंग को मिलाया गया था। और अंग को किसके समय मिलाया गया? तो बिंबिसार के समय। और उसके बाद मगध में मिलने वाला कौन है? काशी है। और काशी तो बेटा युद्ध से नहीं बल्कि दहेज में मिला है आपको। अब अजातशत्रु ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो आपके वज्जी संघ था वो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था उस दौर में,
तो बिंबिसार ने तो क्या किया कि वहां से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री के साथ विवाह कर लिया था। लेकिन बिंबिसार की हत्या कर दी तो लिच्छवियों से इसके संबंध जो है ना थोड़े से खटास वाले हो गए। तो इस चीज को ये जानता था कि सबसे ज्यादा खतरा अगर मगध को कहीं है तो ये वज्जी संघ या लिच्छवियों से ही है। लेकिन इस लिच्छवियों को सीधे युद्ध में पराजित करना इसके बस की बात नहीं थी। तो यहाँ इसने कूटनीति का सहारा लिया और अपना जो मंत्री था, सबसे चतुर मंत्री था, उस मंत्री को भेष बदलकर वज्जी या साम्राज्य में भेज दिया। और उस मंत्री का नाम आपसे पूछेगा क्या नाम था, तो ये था वस्यकार। और वस्यकार जो है वहां जाता है भेष बदल के, वज्जी संघ के जो विभिन्न पार्ट थे आपके उनमें आपस में फूट डलवा देता है। और जब फूट गहरी हो गई तब अजातशत्रु एक बड़ी सेना लेकर लिच्छवियों पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में कहते हैं कि भारत में पहली बार 2 यंत्रों का प्रयोग हुआ। एक का नाम था महाशिला कंटक, ये मशीन थी तोप के जैसी, इससे पत्थर फेंके जाते थे। और दूसरा था रथ मूसल, इसमें एक ऐसे रथ का प्रयोग हुआ जिसके पहियों में तलवार लगी हुई होती थी, उसमें राजा बैठा होता था। तो जैसे ही आपके रथ घूमेगा, रथ के साथ साथ वो उसमें पहियों में लगे हुए हथियार भी घूमेंगे और राजा के आसपास शत्रु सेना नहीं आ सकती थी। तो महाशिला कंटक, रथ मूसल जैसे यंत्रों का पहली बार प्रयोग जो हुआ है वो वैशाली के युद्ध में हुआ है। और इस प्रकार लगभग 16 वर्ष की कूटनीतिक और युद्ध नीति के बाद इन लिच्छवियों पर अजातशत्रु ने विजय प्राप्त कर ली। और लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि अब भारत में इस मगध जैसा शक्तिशाली कोई नहीं रहा। लेकिन फिर वही बात आएगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, तो अजातशत्रु के पुत्र जो थे उदयन ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये आपका दूसरा राजा हुआ। इसके बारे में क्या क्या याद करना है दोबारा सुन लें। आपसे पूछेगा कि अजातशत्रु जो है इसका समय क्या था। तो अजातशत्रु का समय जो था ना 492 से तो शुरू होगा और आपके 460 ईस्वी तक रहेगा, ये इसका शासनकाल है। इसे जैन ग्रंथों में एक नाम दिया गया जो आपको याद रखना है, इसे कुणिक कहा जाता है। बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार के समय अंका इसको गवर्नर बनाया गया था। इसके समय की ऐतिहासिक घटनाओं में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होगा, पहली बौद्ध संगति का आयोजन होगा और इसके द्वारा पहला संघर्ष जो होगा वो कौशल नरेश के साथ होगा। कौशल नरेश के साथ क्यों हुआ, क्योंकि बिंबिसार की जो पत्नी थी महाकौशला वो इसकी बहन थी, तो बिंबिसार की हत्या कर दी, महाकौशला भी मर गई। तो इस कारण इसने क्रोधित होकर आक्रमण किया। दोनों के मध्य युद्ध होता है, युद्ध के बाद संधि होती है और कौशल नरेश अपनी पुत्री वजीरा का विवाह आपके अजातशत्रु के साथ कर देता है। वजीरा का विवाह, वजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु के साथ कर देता है। और उस समय भी देखो दहेज चलता था भारत में, उस समय भी भारत में दहेज चलता था और दहेज में क्या मिल गया बेटा, काशी मिल गया। स्थिति और मजबूत हो गई। लेकिन अजातशत्रु तो विजय प्राप्त करना चाहता था इन लिच्छवियों पर, और लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। तो इसने अपने मंत्री थे जिसका नाम था वस्यकार, इस वस्यकार को इन लिच्छवियों में फूट डालने के लिए भेज दिया और उसके बाद लिच्छवियों को युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन बाद में एंड में इसकी भी हत्या इसके पुत्र द्वारा कर दी जाएगी और पुत्र ने इसकी हत्या करके अगला राजा जो है इसका पुत्र उदयन बन जाएगा। तो अगले राजा का नाम क्या, उदयन है। उदयन के बारे में आपको याद करना है कि 460 से लेकर 444 तक तो इसका समय रहेगा और इसके बारे में हमेशा सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि आपको पता है कि ये गंगा जो थी, इस गंगा की प्रादीप्य पठार की एक नदी जो कि अमरकंटक से निकलकर सीधे गंगा में आके मिलती थी, नदी का नाम क्या था, सोन था। ये कौन सी नदी थी, गंगा। कई बार प्रश्न आता है कि प्रादीप्य पठार की ऐसी कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में अपना जल ले जाती है। गंगा की उत्तरवाहिनी नदी कौन सी है, तो सोन नदी है। और इन दोनों नदियों के संगम पर इस उदयन के द्वारा एक शहर बसा दिया गया जो भारत की सबसे लंबे समय तक राजधानी रही है।
और गंगा और सोन नदी के तट पर किसकी स्थापना करता है? पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयन के द्वारा की गई है। पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाएगा? तो उदयन बनाएगा। पाटलिपुत्र कहाँ है? तो गंगा और सोन नदी के तट पे है, यानी कि इसका वर्तमान रूप जो है ना पटना के रूप में आप कह सकते हैं। इसी के आसपास का चित्र पूरा है। तो यही इसका एक बड़ा कार्य था कि राजगृह से राजधानी को लेके पाटलिपुत्र आ गया और कोई ऐतिहासिक घटना इसकी याद नहीं करनी है। अब लेकिन दिक्कत क्या थी भाई कि हर्यक वंश में अब तक क्या चल रहा है कि जो पुत्र है पिता को मारकर राजा बन रहा है, पिता को मारकर राजा बन रहा है। तो इस बात से उदयन भी दुखी था कि मेरा भी नंबर आएगा, मेरे भी बेटा मुझे मारेंगे। तो इसने अपने पुत्रों को बड़े अच्छे संस्कार दिए, पिता के प्रति बड़ा सद्भाव उनके मन में था। और जब उदयन की मृत्यु, इसकी हत्या नहीं होती है, उदयन की जब मृत्यु होती है तो इसके 3 पुत्र थे। एक का नाम था अनिरुद्धक, दूसरे का नाम था मंडक और तीसरे का नाम था नागदशक। तो ये भी आपको इतिहास में बहुत ही कम मिलेगा कि इन तीनों भाइयों ने क्रम से मगध पर शासन किया है। पहले अनिरुद्धक करेगा, फिर मंडक करेगा, फिर नागदशक करेगा। शासनकाल छोटा छोटा है। ये अनिरुद्धक जो है आपके 444 में तो बना था और 440 में इसका खत्म हो जाएगा। मंडक का 440 में शुरू होगा और 437 में खत्म हो जाएगा। इसका लंबा रहेगा 437 से लेके आपके 412 तक जो है ना इसका शासनकाल रहेगा। अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था। तो ये पहला वंश आपके कंप्लीट होता है। आपको याद करना है, दोबारा से सुनने क्या क्या याद करना है कि जो हर्यक वंश था, पहला क्वेश्चन आएगा कि संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का समय कब से कब तक रहता है? तो 544 ईसा पूर्व से शुरू करना और 412 ईसा पूर्व तक आ जाना। बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आपके अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। ये 3 तो महत्वपूर्ण राजा है जिनके बारे में कुछ बातें पढ़नी है। उदयन में तो एक ही बात थी, पाटलिपुत्र वाली। अंतिम राजा कौन थे? तो नागदशक थे। लेकिन नागदशक जो है ना एक आपके असहिष्णु राजा था, जनता पर अत्याचार करने वाला राजा था। तो जनता जो है ना इस नागदशक से परेशान थी। नाग जैसा ही था ये बिल्कुल। तो इस नागदशक से परेशान थी तो इस नागदशक की करवा दी जाएगी हत्या। और नागदशक के बाद एक नया वंश आएगा, उस वंश का नाम क्या? शिशुनाग वंश। संस्थापक को याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि संस्थापक कौन हो जाएगा? शिशुनाग हो जाएगा। समय 412 से लेके 344 ईस्वी पूर्व इस वंश का रहेगा। संस्थापक पूछे तो कौन है बेटा? शिशुनाग है। शिशुनाग का समय 412 से 494 तक रहेगा। इसके बारे में कौन था ये? तो ये बेटा नागदशक का सेनापति था। लेकिन नागदशक से जनता परेशान थी इसके अत्याचारों से। तो ऐसा कहा जाता है कि शिशुनाग ने इस नागदशक की कर दी हत्या। और संपूर्ण भारत के इतिहास में पहला उदाहरण हमको मिलता है जब नागदशक को हटाने और शिशुनाग को राजा बनाने में मगध की जनता ने सहयोग किया था। तो प्रश्न आएगा आपके सामने कि जनता द्वारा चयनित भारत का पहला राजा कौन सा है? तो शिशुनाग है। रजिया को सुल्तान बनाने में भी जनता का योगदान था। लेकिन पहले की बात करें कि सबसे पहले जनता ने राजा बनाने में सहयोग किसको दिया था? तो शिशुनाग को दिया था। शिशुनाग भी एक बड़ा शासक सिद्ध हुआ। अब तक मगध की अवंती के साथ अच्छे संबंध चल रहे थे, कोई बड़ा संघर्ष अवंती के साथ नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि शिशुनाग अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तो इसने बेटा अवंती पर विजय प्राप्त कर ली। अब जो अवंती का राज्य था, इस अवंती ने पहले से ही अधीन कर रखा था वत्स्य को। तो अवंती पे विजय प्राप्त करते एक राज्य और मिल गया इनको वत्स्य, क्योंकि ये इसके अधीन था। तो अब तक आपने पढ़ा, देखो अंग को मगध में किसने मिलाया? तो अंग को तो मिलाया बिंबिसार ने। जो आपके वैशाली थे, लिच्छवी वैशाली, इनको किसने मिलाया? तो अजातशत्रु ने मिलाया। अजातशत्रु ने किसको मिलाया? तो काशी को मिलाया अजातशत्रु ने।
और अवंती को मगध में मिलाने वाला कौन था? तो शिशुनाग था। अवंती के पास वत्स भी था तो ये भी इसमें मिल गया। अब लेकिन क्या है कि लिच्छवियों को जीत तो लिया था आपके हर एक वंश ने, तो लेकिन लिच्छवी जो है ना हमेशा खतरा बने रहे, आक्रमण करते रहते थे, उपद्रव करते रहते थे। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि शिशुनाग ने अपनी एक और राजधानी बना लिया पाटलिपुत्र के स्थान पर। इन लिच्छवियों को कंट्रोल करने के लिए वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। तो राजधानियों का क्रम क्या है बेटा, ध्यान रखें कि सबसे पहले राजधानी थी आपकी ग्रीवव्रज। ग्रीवव्रज जो कि बृहद्रथ के समय थी। उसके बाद बिंबिसार आया और उसने राजधानी बना लिया राजगृह को, राजगृह को। फिर उदयन आया और उसने राजधानी बना ली पाटलिपुत्र को, उदयन ने राजधानी बना ली पाटलिपुत्र को। और शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बना ली? वैशाली को बना ली। तो शिशुनाग के बारे में 2-3 प्रश्न आपको याद करने हैं कि ये जनता द्वारा चयनित शासक है, पहला क्वेश्चन। इसने अवंती और वत्स को मगध में मिलाया है और वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया है। ये इसके बारे में याद करने थे और ये कंप्लीट है। तो फिर इसके बाद इसका बेटा आ जाएगा कालासुक। कालासुक के बारे में याद ये करना है कि 444 से लेके 344 से लेके 366 तक तो इसका समय रहेगा। पहला काम इसका याद क्या करना है कि पापा जी राजधानी वैशाली ले गए, लेकिन बेटा जो है राजधानी पुनः कहाँ ले आता है? पाटलिपुत्र ले आता है। राजधानी दोबारा से पाटलिपुत्र को बना देगा। और क्या याद करना है कि इसके काल में दूसरे नंबर की बौद्ध संगति का आयोजन हुआ वैशाली में। बस इतना सा याद करना है। कालाशोक की 2 ही बातें कि इसके शासन काल में एक तो बौद्ध संगति आयोजित होगी और वैशाली से राजधानी को दोबारा कहाँ लाएगा? पाटलिपुत्र लाएगा। और फिर इस नंद वंश के अंतिम राजा का नाम याद करना है। नंदीवर्धन जो है इस शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा। संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। अंतिम राजा कौन है? नंदीवर्धन है। ये दोनों भी आपको याद करने हैं। और इसके बाद आपके जो वंश आता है वो आता है नंद वंश। तो देखो शिशुनाग वंश में कुछ बहुत ज्यादा प्रश्न आपको याद नहीं करने थे। पहला क्वेश्चन जो उसमें आपको याद करना था कि इसका समय क्या था। समय जो था आपके शिशुनाग वंश का वो 412 से लेके 344 ईसा पूर्व तक रहा है। राजा किस किस की चर्चा शिशुनाग वंश में करनी है? तो एक तो संस्थापक जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि शिशुनाग था, इसे जनता द्वारा चयनित शासक कहा गया। अवंती को मगध में मिलाने का काम करेगा और वैशाली को दूसरी राजधानी बनाएगा। इसके बाद एक और राजा आया जिसको नाम हमने कालाशोक कहा। इस कालाशोक के बारे में भी 2 ही बात याद करनी थी कि वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले आएगा और इसके समय जो है आपकी दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होगा। और फिर आपको याद करना था कि नंदीवर्धन जो है इस वंश के अंतिम राजा हो गए। क्लियर है आपका शिशुनाग वंश। और अब हम अंतिम वंश की ओर बढ़ते हैं, वह है आपका नंद वंश। 444 ईसा पूर्व में शुरू होगा और सिकंदर महान के आक्रमण के बाद खत्म हो जाएगा। 423-22 के आसपास खत्म हो जाएगा। संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। और याद करो कि महापद्म नंद मगध का पहला शूद्र शासक था, दलित शासक था, क्षत्रिय शासक था। तो मगध पर शासन करने वाला पहला शूद्र वंश कौन सा था? तो नंद वंश था। संस्थापक का नाम महापद्म नंद। और अब तक आपने जितने भी राजा पढ़े मगध के, उनमें सबसे शक्तिशाली राजा अगर कोई पूछा जाए आपसे कौन था तो महापद्म नंद था। इसके समय जो उत्तर भारत है, जो गंगा बेसिन है पूरी की पूरी, आपके बंगाल की खाड़ी से लेके अरब सागर तक का क्षेत्र जो है ना, ये महापद्म नंद ने जीत लिया था। बहुत बड़ा शासक हुआ, लेकिन शूद्र था, क्षत्रियों का दुश्मन था। तो हमने इसे कहा है सर्व क्षत्रांग। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर्व क्षत्रांग कहते हैं इसे, क्यों कहते हैं? क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया है। और क्या कहा जाता है? भार्गव कहा जाता है। भार्गव का अवतार, यानी कि भार्गव कौन? परशुराम। तो भार्गव का अवतार यानी कि परशुराम का अवतार कहते हैं। इसको द्वितीय परशुराम भी कहते हैं। इसके अलावा एक छत्र पृथ्वी का राजा भी कहा जाता है। याद रखना कि एक छत्र पृथ्वी का राजा महापद्म नंद को, क्योंकि पूरे
गंगा बेसिन या मैं कहूं कि उत्तर भारत पे अधिकार कर लिया था। अनुलंघिक शासक भी इसी को कहा जाता है, एक राट भी कहा जाता है, और कली का अंश भी इसी को कहा जाता है। देखो कितने सारे उपनाम आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे उपनाम जो हैं आपके महापद्म नंद के हैं। मगध का सबसे शक्तिशाली शासक, मगध साम्राज्य में अब तक जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है वो महापद्म नंद के दौरान हुआ है। महापद्म नंद ने देखो दक्षिण में भी प्रवेश कर लिया, कलिंग पे विजय प्राप्त कर ली। अशोक तो बाद में करेगा, उससे पहले। और कलिंग पर विजय प्राप्त की, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलेगा तो खारवेल, हाथी गुम्बा के खारवेल अभिलेख से मिलेगा। उसमें कहा गया है कि कोई नंद नामक राजा आया था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली और यहाँ से जैन प्रतिमाओं को उठाकर ले गया था, ऐसा भी माना जाता है। तो कलिंग पे विजय प्राप्त करता है। बहुत सारे नाम आपको याद रखने हैं। महापद्म नंद द्वारा विजित क्षेत्र, देखो कहाँ कहाँ विजय प्राप्त करता है आप खुद देख लो। आप अस्मक को जीत लिया दक्षिणी भारत में, गंगा गोदावरी बेसिन में। कुरु सूरसेन को जीत लिया, यानी कि हमारे हरियाणा और यूपी साइड में आ गया। इसके बाद पांचाल को जीता है प्रदेश जो कि नर्मदा बेसिन का है। कासे को जीत लिया, इक्ष्वाकु वंश को जीत लिया। हम कह सकते कि पूरा उत्तर भारत इसके अधीन आ चुका था। बड़ा शासक था, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे आदमी की पावर बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, शक्तिशाली होता जाता है, जनता से उसका लगाव जो है ना कब होता चले जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये नंद वंश के राजा थे, जनता को बड़े परेशान करते थे, बहुत सारे टैक्स जनता के ऊपर लगा रखे थे। तो अगर यूनानी लेखकों की बात करेंगे तो उनके अनुसार ये जो नंद वंश के राजा थे बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे, बहुत सारा पैसा इनके पास था। पैसा क्यों था कि जनता से टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा वसूल इन्होंने किया था, इस कारण बहुत सारा पैसा इनके पास था। ये तो शासन करके चले गया, लेकिन बाद में एक और राजा आएगा इसी का, और वो कौन था आपके घनानंद है। घनानंद भी एक अत्याचारी शासक रहेगा, जनता इससे भी परेशान है, पैसा इसके पास भी खूब था, साम्राज्य बड़ा था, लेकिन इस घनानंद से भी जनता दुखी थी। और एक और प्रश्न हमेशा आपके सामने आएगा कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था तब मगध के राजा का नाम क्या था, तो घनानंद राजा का नाम था। पैसा बहुत सारा था तो विद्वान भी इनके दरबार में बहुत सारे रहते थे। कौन कौन रहते थे, तो पाणिनि इनके दरबार में है, महापद्म नंद इनके दरबार में है का मित्र था। नंद दरबार में आपको वर्ष भी मिलेगा, उपवर्ष भी मिलेगा, वररुचि भी मिलेगा, कात्यायन जैसे विद्वान रस है। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी, और अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना जो कि संस्कृत व्याकरण का एक बड़ा ग्रंथ है, ये किसका मित्र था, तो महापद्म नंद का मित्र कहा था, विद्वान था। नंद वंश के राजा थे, क्योंकि शूद्र थे तो बेटा ये क्षत्रिय तो हुए नहीं, तो आपके किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। तो आपको याद क्या क्या करना है इस नंद वंश के ऊपर, देखें एक बार कि इनका समय कब से कब तक रहेगा। ये वाला समय रहेगा आपके यहाँ से लेके 323 या 22 ईसा पूर्व तक का समय रहेगा। संस्थापक कौन है, तो महापद्म नंद है। अंतिम राजा कौन है, तो घनानंद है। इनके समय मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया और गंगा बेसिन के सभी जनपद जो थे आपके वो मगध के पार्ट बन चुके थे। यहां तक की बातें आपको इन तीनों वंशों में याद करनी थी। मेरे हिसाब से आप सबको यहाँ तक की बातें याद होंगी। अब लास्ट में क्या होता है कि इन तीनों वंशों के बारे में 2 क्वेश्चन हमेशा याद करना। कौन कौन से वंश थे आपके, पहला वंश हमने पढ़ा हर्यक वंश, दूसरा पढ़ा हमने शिशुनाग वंश, और तीसरा पढ़ा हमने नंद वंश। सबसे इंपॉर्टेंट यही ज्यादा आता है कि संस्थापक कौन है और अंतिम राजा कौन है। तो इसके संस्थापक का नाम था बेटा बिंबिसार, और अंतिम राजा का नाम था नागदशक। ठीक है। और यदि शिशुनाग की बात करें तो संस्थापक तो याद ही क्या करें, लिखा ही हुआ है, शिशुनाग था। अंतिम राजा का नाम क्या था, तो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है अंतिम राजा थे। यदि नंदवंश में बात करें तो महापद्म नंद तो संस्थापक थे। अंतिम राजा कौन थे, तो घनानंद थे। ये क्वेश्चंस आपको सबको याद करने हैं कि इन तीनों वंशों के संस्थापक और अंतिम राजा बहुत बार आपकी एग्जाम में आएंगे। तो मौर्य काल शुरू करने से पहले इस मगध का उत्कर्ष आपको पढ़ना था बेसिक रूप से, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल है नहीं है। तो यहां तक की बातें मेरे हिसाब से तो आप सबकी क्लियर हो गई होंगी। अब
मौर्य में आने से पहले बीच का एक घटनाक्रम और पढ़ना है कि इस समय हमारे भारत की स्थिति, क्योंकि हाँ, गंगा के बीच में साम्राज्य का विस्तार हो गया, तो धन धान्य से पूर्ण हो गया, तो कुछ विदेशी आक्रमण भी भारत पे हो गए। और विदेशी आक्रमणों की बात करूं तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला देश जो था ना, वो बेटा ईरान था, पर्सिया जो था। और ईरान का एक वंश था जिसका नाम था हकमनी वंश। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम वंश कौन था? तो हकमनी वंश, ईरान था, पर्सिया था। और उसके बाद भारत पर यूनान का आक्रमण होगा, और सिकंदर महान का आक्रमण तो घनानंद के समय हुआ ही था, आपको पता ही है। तो इस विदेशी आक्रमण की भी थोड़ी सी चर्चा आपको मौर्य वंश में जाने से पहले करनी होगी, क्योंकि यहां भी जिक्र आएगा इनका। तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरान ने किया। ईरान को पर्सिया भी कहते हैं, ध्यान रखना। और वंश कौन सा है? तो हकमनी वंश ने किया। इस हकमनी वंश का संस्थापक का नाम था साइरस प्रथम। साइरस प्रथम ने भारत पे आक्रमण तो किया, लेकिन इसका आक्रमण बेटा असफल रहा, सफल नहीं हुआ। तो फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाले प्रथम राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था दारा प्रथम, या इसी को डैरियस प्रथम भी कहते हैं। हमारी भाषा में तो हम दारा ही कह देते हैं, नाम डैरियस प्रथम भी है। और दारा प्रथम ने सिंधु नदी के चिद पर अपना अधिकार कर लिया था। तो भारत पे आक्रमण करने वाले ईरान के लोग, हकमनी वंश के लोग। हकमनी वंश के दारा तृतीय के समय आपके सिकंदर का युद्ध होगा, और सिकंदर इस दारा तृतीय को पराजित कर देगा। और इसके पराजित होते ही भारत में ईरान का शासन या हकमनी वंश का शासन जो है खत्म हो जाएगा। अब इस हकमनी वंश यानी कि ईरानी शासन का कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ता है। जब दूसरे देश के लोग आपसे मिलेंगे तो प्रभाव क्या पड़ा कि इनसे हमने दो लिपि सीख ली, एक तो खरोष्ठी लिपि और एक आरमाइक लिपि का जो भारत में विकास हुआ है, ये हकमनी वंश के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अशोक के नाम के आगे आपको बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन आएगा कि अभिलेख लिखने की जो परंपरा अशोक ने शुरू की थी, उसकी प्रेरणा उसने कहां से ली थी? तो ईरान के हकमनी वंश से ली थी। अर्थात इनके आगमन से भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा क्या हो गई? शुरू हो गई। तो ईरानियों के आक्रमण की केवल 3 बात आपको याद करनी है कि भारत पर पहला आक्रमण ईरान की ओर से हुआ, हकमनी वंश ने किया। सबसे पहले साइरस प्रथम ने किया, जो कि असफल रहा। दारा प्रथम का आक्रमण सफल रहा, लेकिन दारा तृतीय को सिकंदर महान पराजित कर देगा, और इसके साथ ही हमारे भारत में हकमनियों का शासन खत्म हो जाएगा। हकमनियों से हमने खरोष्ठी और अरमाइक लिपि को लिया, और साथ ही साथ अभिलेख लिखने की परंपरा को लिया। अब लास्ट में आपके आएगा यूनान का आक्रमण। और यूनानियों ने जो आक्रमण किया, वो आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर महान के द्वारा। अलेक्जेंडर भी इसे कहते हैं। सिकंदर का जन्म जो है आपके 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिताजी का नाम था फिलिप और माताजी का नाम था ओलंपियाज। पिता की मृत्यु के बाद ये जो है ना आपके सिकंदर जो है यूनान का राजा बना, और राजा बनते ही इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। और दिग्विजय की नीति के तहत ये अपने आसपास के राजाओं को हराते हुए, आपके खाड़ी देश या मध्य पूर्व के देशों को हराते हुए धीरे धीरे भारत की सीमा तक आ पहुंचा। और भारत की सीमा में इसने जिस दर्रे से प्रवेश किया, वो दर्रा कौन सा है? तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया। और खैबर दर्रे से प्रवेश करने के बाद सबसे पहला इसका मुकाबला जो हुआ, वो तक्षशिला के राजा के साथ हुआ, जिसका नाम था आम्बी। और आम्बी एक कायर राजा सिद्ध हुआ, और इसने सिकंदर महान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया बिना लड़े ही। तो इस सिकंदर का पहली बार भारत में युद्ध जो होगा ना, उस युद्ध का नाम है वितस्ता का युद्ध, या हाइडे स्पीच का युद्ध। एक नदी के तट पे हुआ, और नदी का नाम पूछे तो कौन सी नदी थी? झेलम। झेलम का ही ऋग्वैदिक कालीन नाम जो था वो वितस्ता था। आपसे पूछेगा कि वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ है? तो आपके 326 ईसा पूर्व में हुआ है। वितस्ता को झेलम भी कहते हैं। इसमें एक और तो सिकंदर है, लेकिन सिकंदर के साथ लड़ने वाला हमारा राजा कौन सा था? तो पोरस था। पोरस ने बड़ी वीरता के साथ सिकंदर का सामना किया, और सिकंदर का सामना करने के साथ साथ पूरी क्षमता के साथ पोरस लड़ा। हालांकि
सेना कम थी, क्षमताएं कम थी, लेकिन पोरस की बहादुरी से सिकंदर और उसकी सेना की जो है ना, एक तरीके से दांत खट्टे कर दिए इसने। हालांकि पोरस की इसमें पराजय हो गई, लेकिन इस युद्ध में भारतीयों की जो वीरता से सिकंदर की सेना इतनी घबरा गई कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। कि जब एक छोटे से राजा पोरस ने हमारा इतना कठिन प्रतिरोध किया है, तो भाई इसके सबसे बड़े राजा जो मगध का राजा है, क्या नाम था उसका, घनानंद, उसका हम सामना कैसे करेंगे। तो घबरा कर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो सिकंदर किसी भी राजा से पराजित नहीं हुआ, वो अपनी खुद की सेना से पराजित हो गए। सिकंदर उदास हुआ और व्यास नदी को पार नहीं कर पाने के बाद वो समुद्री मार्ग से भारत से वापस लौट गया। और घटना है 323 ईस्वी पूर्व की। और 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बड़ा छोटा सा जीवन काल था, लेकिन इतिहास में अमर हो गया। सिकंदर के समकालीन मगध का राजा कौन था, तो मैं बता ही चुका हूँ, घनानंद था। अब इस सिकंदर की जो युद्ध थे, उनमें इसके दो सेनापति बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसका सेनापति का नाम, जो बाद में इसका उत्तराधिकारी भी बनेगा, सेल्यूकस निकेटर। और इसका जो जल सेनापति था, उसका नाम था नियारकस। और सिकंदर का गुरु कौन था, कभी पूछे तो गुरु बनाया था बेटा इसने अरस्तु को। तो ये कुछ विदेशी आक्रमण की बातें भी आपको याद करनी थी। तो मगध का शुरुआती उत्कर्ष और भारत पर विदेशी आक्रमण, जो कि मौर्य वंश की नींव है, क्योंकि मौर्य वंश में जाने से पहले आपको इनको पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ।